हेलो, कैसे हो सब। तो आज हम यूपी टेट का PYQ 2018 में जो पेपर 1 हुआ था उसके CDP के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले से लेकर 30 तक सारे देखिएगा। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही सही है। आप दोनों के लिए ही इसको देख सकते हैं। अच्छे से देखिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का पृथक्कीकरण है। ये मैंने हूबहू क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन लिए हैं, तो देखने में थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई हो रही हो, लेकिन क्वेश्चन की मैंने लैंग्वेज तक चेंज नहीं करी है, एज इट इज रखे हुए हैं। तो आप इसको देखिएगा। कोहलर इसमें से इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यही सिद्ध करना चाहता था कि जो भी आप करते हैं वो आपकी संज्ञानात्मक संकार्य का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। अगर कोई भी आप नई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसको कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साझर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कोई भी नई भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर A ही सही है। अक्षरों व शब्दों के मध्य साझर से, जो भी अक्षर है और उसके बीच बने शब्द हैं उसके बीच अगर आप मध्य साझर को संबंधित आप जान लेंगे तो आप नई भाषा को सीखने में आपको आसानी रहेगी। वाक्यों का निर्माण आप सबसे पहले नहीं कर सकते कि आप देख के सबसे पहले वाक्यों का निर्माण करना। आपने शब्दों का निर्माण भी नहीं करा जा सकता जब तक अक्षरों और शब्दों के बीच में अपने साझर के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट दोनों, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। ऐसा नहीं है। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें क्या होता है, जिन बच्चों को कोई दिक्कत है वो भी, और जिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है वो भी, और जो बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं वो भी। तो समावेशी कक्षा का मतलब ये होता है सभी को साथ में रख के ही क्लास कराई जाती है। तो इसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों ही होते हैं। विशिष्ट में क्या होता है, जो विशिष्ट स्पेशल चाइल्ड बोले जाते हैं उसमें प्रतिभाशाली और जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर B सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो गणित की अक्षमता को परिभाषित करता है। नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणना संबंध दोष देखने से ही आपको पता चल रहा है गणना संबंध दोष है वही गणित को अच्छे तरीके से परिभाषित कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अगर आपकी समावेशी कक्षा आपको चलानी है तो क्या आवश्यक है। सबसे पहले क्षमता निर्माण का अभाव। क्षमता निर्माण का ही मतलब आपका अगर क्षमता का ही निर्माण का अभाव है तो आप समावेशी कक्षा नहीं बना सकते या नहीं चला सकते। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। समावेशी कक्षा में क्या होता है, अभिभावकों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। होता क्या है कि जिन बच्चों को थोड़ी भी समस्या है तो टीचर उनसे डायरेक्टली बात कर लेता है उनके बारे में, उनके अभिभावकों को शामिल कर लेता है और बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करता है जिसके हिसाब से रेमेडी दी जा सके। तो अभिभावकों का अगर भागीदारी नहीं होगी तो आप समावेशी कक्षा या समावेशी क्लासरूम नहीं चला सकते। अलगाव क्या होता है कि अलग थलग रहना। अगर अलग थलग बच्चा महसूस कर रहा है या अभिभावकों से अलग थलग हो तो आपको ये भी नहीं है इसका सही। संवेदनशीलता समावेशीकरण का सबसे पहला ही टर्म है। अगर आप संवेदनशील हो किसी भी चीज़ के लिए तो ये सबसे ही पॉजिटिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो संवेग का तत्व नहीं है। A व्यवहारात्मक, B दैहिक, C संज्ञानात्मक और D संवेदी। तो जो संवेग का तत्व नहीं है वो संवेदी है, ये संवेग का तत्व नहीं है। बाकी के तीनों संवेग के ही तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके सही क्रम क्या है। A ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। B मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। इसमें से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही है। सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, देन मूल्यांकन। सबसे एंड में मूल्यांकन आएगा। मूल्यांकन आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर A, ऑप्शन नंबर A में ज्ञान सबसे लास्ट में नहीं आ सकता, तो B और C तो सबसे पहले ही निकल गए। अब आप देख रहे हो C में मूल्यांकन पहले कर रखा है, B में मूल्यांकन, सबसे पहले आपने मूल्यांकन कर लिया, ये सही नहीं है। ज्ञान के बाद सीधा A में अनुप्रयोग कर लिया,
आपने कोई भी ज्ञान लिया उसका सीधे सीधे एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। पहले आप ज्ञान करेंगे, फिर अनुबोध का अवबोध करेंगे, उसके बाद अनुप्रयोग करेंगे, देन विश्लेषण, फिर संश्लेषण, देन मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा आंसर है जिसके तहत ये आपको पता चलता है कि ये अच्छा शिक्षण की विशेषता के तहत नहीं आएगा? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, इनमें से ऐसा कौन सा है? तो जो जनतांत्रिक है, अगर वो जनतांत्रिक है तो वो अच्छा शिक्षण ही है, क्योंकि वो क्या करता है, वो सभी बच्चों को पूरी तरीके से सक्रिय रखने की कोशिश करता है। सहानुभूतिपूर्ण, अगर बच्चों के प्रति आपने सहानुभूतिपूर्ण आपने व्यवहार है तो वो अच्छा शिक्षण ही है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, जो जरूरी है, जितना बच्चे के लिए जरूरी है वो सारी सूचनाएं आप बच्चों को आप दे रहे हैं, तो ये भी सही है। लेकिन स्वेच्छाचारी क्या होता है? ये टीचर सेंटर्ड होता है, ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी बिल्कुल भी अच्छे शिक्षण की विशेषता के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा या स्किनर के द्वारा? जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण ही सही है। अग्रिम व्यवस्थापिका प्रतिमान के परिवार में सूचना प्रक्रियाकरण ही शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए सबसे ज़्यादा क्या उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रमिक, साखीय अभिक्रमक, तैयारी और अर्जन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। कौशलों के स्थानांतरण के लिए सबसे उपयोगी यही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। ये क्वेश्चन गलत है। इसमें क्या है कि 2 आंसर हैं, दोनों ही गलत हैं। सरल से कठिन की ओर ये सही है, सरल से कठिन की ओर ही होता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर नहीं होता है, जबकि जो निश्चित होता है उससे अनिश्चित की ओर आ जाते हैं। जो हमें पता होता है उससे जो नहीं पता होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। दृश्य से अदृश्य की ओर, जो दृश्य है उससे अदृश्य की ओर जानने का प्रयास करते हैं। निगमन से आगमन नहीं होता है, आगमन से निगमन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो बी और डी ये दोनों ही इसके सूत्र नहीं है। तो 12 का बी और डी दोनों ही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना? तो जो माइक्रो टीचिंग है ये सबसे पहले तो आप मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। ये जरूर पूछा जाता है, हर पेपर में आता है। यूपी टेट, सी टेट, रीट या फिर जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट, टेट के पेपर जहाँ भी कराए जा रहे हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। माइक्रो टीचिंग की एक मैं छोटी सी क्लास बना दूंगा। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरी माइक्रो टीचिंग पढ़ा दूंगा। कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, क्या होता है इसमें। ये स्किल डाउन टीचिंग होती है। वैसे DWLN ने सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत रह के इसको बनाया था। सबसे पहले पाठ्य योजना बनाते हैं, फिर शिक्षण करते हैं। पाठ्य योजना बनाया, शिक्षण किया, फीडबैक लिया, फिर पुनः से फिर पाठ्य योजना का आपने नियोजन करा, पुनः शिक्षण कराया एवं पुनः प्रतिपुष्टि करी। ये सूक्ष्म शिक्षण का यही चक्र होता है। तो आप इसमें पूछ रहे हैं सबसे पहला पद क्या है? तो पहला पद तो वैसे पाठ्य योजना बनाना है। पाठ्य योजना बनाना क्या है कि पाठ्य योजना बनाने का समय काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो आप घर से ही बना के लाते हैं, पहले से बनाए हुए होते हैं। टाइम शुरू होता है शिक्षण से। 6 मिनट आप टीचिंग करेंगे, फिर 6 मिनट का आप फीडबैक लेंगे, फिर अगले 12 मिनट आप दोबारा से पूरी तैयारी करेंगे, फिर अगले 6 मिनट आप पढ़ाएंगे और अगले 6 मिनट आप प्रतिपुष्टि लेंगे। ये इसी प्रकार से चलता रहता है। इसमें 10 से 15 लोग होते हैं, उन्हीं के लिए आपको कराया जाता है। ये टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको कराया गया होगा। आपने यूपी DLED किया होगा या BEd किया होगा। टीचिंग एग्जाम में ये टीचिंग की जो आप तैयारी करते हैं या टीचिंग का कोई कोर्स करते हैं, उसके तहत आपको माइक्रो टीचिंग जरूर कराई जाती है, अगर आपने करी हो तो।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योजना बनाना। अगर योजना बनाना नहीं है तो सबसे पहला चरण बी ही करके आना आप। तो ये ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण शामिल है पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण स्तर में शामिल है? तो इसका अन्वेषण इसके अंदर आता है, बाकी के इसके अंदर नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। शैक्षिक सुधार प्रभावी ढंग से तभी किया जा सकता है जब ये सारे ऑप्शन हो, जब खंड संकुल जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो पूरी तरीके से भागीदारी करें, स्थानीय लोगों का भी भागीदारी बढ़े, या अध्यापकों और जो अध्यापक हैं उनके पास पूरे संसाधन हो, प्रासंगिक सामग्री हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? मान लो एक छात्र पढ़ना है, पीछे से किसी ने उसको बुलाया, तो वो क्या करेगा, उसने सुना और वो क्या करेगा, ध्वनि संवेदना द्वारा ही व्यक्त करेगा। वो बताएगा हाँ मैं हूँ यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्पर्श वो कर नहीं सकता, प्रत्यक्ष संवेदना भी नहीं है, दृष्टि संवेदना भी नहीं है, लेकिन यहाँ ध्वनि संवेदना है। वो ध्वनि के द्वारा ही अपने आप को बताएगा कि मैं हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे की सेकंड स्टेज के बारे में पूछ रहा है। 2 से 7 साल के लिए होती है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हुई हैं, जिसके में पहली सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट एंड चौथी फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी जन्म से 2, फिर प्री ऑपरेशन 2 से 7, और फिर कंक्रीट 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन 11+ के लिए होती है। तो 2 से 7 साल के लिए इनकी सेकंड स्टेज के बारे में पूछ रहा है। तो 17 का सी हो जाएगा। पेपर देख रहे हो, 2018 का पेपर एकदम से फैक्चुअल पूछा गया है, वर्ड टू वर्ड पूछ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा सीधा आंसर पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इनमें से क्या होता है, लिखा हुआ है बाद की बाल्यावस्था, जो कहते हैं ना उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की 2 स्टेजेस होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं की अधिक रुचि। जब बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं तो उनमें ना विज्ञान की काल्पनिक जो कथाएं होती हैं, पुरानी प्रचलित कथाएं होती हैं, उनको लेकर बड़ी अधिक रुचि होती है। तार्किक शक्ति, उनकी तार्किक शक्ति होती है, जो होती है क्रिएटिव थिंकिंग, वो भी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। हर चीज़ को लेकर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करते हैं। काल्पनिक भयों का अंत होता क्या है कि जैसे जैसे उन्होंने काल्पनिक जो उन्होंने सुना होता है, कथाएं बनाई होती हैं या कहानियाँ सुनी होती हैं, उनको धीरे धीरे उसको लेकर क्लियरिटी आती जाती है। तो ये भी सही है। लेकिन भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, इस एज में बच्चा भविष्य को लेकर इतना चिंतित नहीं होता है। वो क्या है कि उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा क्या होता है कि 5 to 8 क्लास, 5 जो 6 से 8 क्लास में उसके अंदर आ रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो भविष्य को लेकर इतना चिंतित नहीं है अभी। तो ये तो किशोरावस्था के लिए हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो इसके तहत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव जी हैं, बेने हैं, चॉम्स्की हैं या मोस्लो जी हैं? जो भाषा विकास है उससे कौन संबंधित है? सीधा सीधा ऑप्शन है चॉम्स्की जी हैं। चॉम्स्की ने भाषा विकास के बारे में बात करी है। उन्होंने एलईडी के बारे में बात करी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में इन्होंने ही कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 20 थॉर्नडाइक के अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक जी ने अपने जो सिद्धांत था उसको किसके तहत सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम के प्रयास एवं भूल से संकेत अधिगम या स्थान अधिगम? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो प्रयास एवं भूल पर ही आधारित था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष, 3 से 6, 8 से 10 या 16 से 19? 16 से 19 ये तो किशोरावस्था की काल है। इस काल में ग्रो वाली एज नहीं होती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ये ऑप्शन इसका सही है। ग्रो काल 8 से 10 साल के बच्चे के लिए ही है।
इसमें बच्चा गिरोह बनाता है और गिरोह में रहना ही पसंद करता है, अपने गिरोह के प्रति बड़ा ईमानदारी दिखाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। देख लो पियाजे के ऊपर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, वो पियाजे की 3rd स्टेज है। पहली संवेगात्मक अवस्था है, जो डी पर दी हुई है। दूसरी पूर्व वाली है, जो बी पर है। और सबसे लास्ट वाली चौथी, जो ए पर दी हुई है, औपचारिक वाली। तो सी वाली है जो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये इनकी तीसरी स्टेज है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। होता क्या है कि अधिगम में जो योगदान देने वाली मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, उनमें से क्या होता है, अधिगम की इच्छा। अगर आपकी अधिगम करने की इच्छा है तो ये शामिल है। प्रेरणा, अगर आप प्रेरित हो किसी चीज़ को पढ़ने को लेके तो आप उसको पढ़ाई करोगे, या उसको सीखने के लिए हो तो आप सीखोगे भी। रुचि, अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो किसी चीज़ के लिए तो आप नहीं कर सकते। लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु मतलब आपकी किताब के ऊपर कवर कैसा चढ़ा हुआ है, विषय वस्तु कैसी है, ये ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। विषय वस्तु का मतलब है कि अगर किसी भी किताब के ऊपर उसका अगर कवर पेज नहीं भी है तो क्या हुआ, उस किताब में पढ़ना तो हमें ज़रूरी है ना। विषय वस्तु का स्वरूप क्या है, ये इतना मैटर भी नहीं करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सामाजिक मूल्य है। सहायता परक व्यवहार करना प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है, सहायता परक व्यवहार। अगर आप किसी के प्रति सहायता परक व्यवहार रखते हैं, अपना मदद करना चाहते हैं किसी को ज़रूरत पड़ने पर आप उसकी मदद कर देते हैं, तो यही एक सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। स्वतः शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के हैं, प्रकारात्मक स्थिरता के हैं। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण हैं वो स्वतः शोध के उदाहरण हैं। स्वतः शोध जब आप करते हैं तो आप पश्च अन्वेषण और साधन साध्य के विश्लेषण करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसने कहा है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसका है। तो 26 का क्या है, ये गेट्स एवं अन्य का है, जो इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस, एमएल, बिग्गी जी हैं, इनमें से किसी का भी नहीं है। ये क्या है, गेट्स एवं अन्य का दिया हुआ है, जो नीचे मैंने इसका आंसर में डेफिनेशन भी इसकी दी हुई है। ये वाले जो क्वेश्चन है हूबहू एक शब्द भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं भी भाई, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे पूछे गए हैं सेम पूछे जा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ज़रूरी है, आप ज़रूर पढ़िए इसको। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में आ रहा है तो पेपर 2 में नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांस रहते हैं। यूपी टेट में तो एक बार रिपीट भी हुआ था, आपको पता होगा 2021 वाला जो पेपर था रिपीट हुआ था, जिस वजह से उसको पेपर को कैंसिल करके 2022 में जनवरी में दोबारा से कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का इनमें से कोई भी नहीं है, ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। साक्षरता, स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। अधिगम जो थॉर्नडाइक जी हैं उन्होंने प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, सारे नियम दिए हुए हैं, उनके मेन नियम में शामिल है। लेकिन ऑप्शन नंबर ये साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये ऑप्शन नंबर ए का है, ये उसमें शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। जो अनुकूलित अनुक्रिया है वो किस पर बल देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी व्यवहार पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो व्यवहार पर सबसे ज़्यादा बल देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है, इसको नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 30, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी है जो अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम व्यवहार के में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है।
तो जो अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये तो अधिगम की सबसे ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है। अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम की डेफिनेशन कहा जाता है। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है। यस, अधिगम जो होता है वो प्राणी की अभिवृत्ति से ही होता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड ही है। लर्निंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये सारे सही है। लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से ही किया जा सके। इसे अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम किस हद तक सीखे हो, कितना सीखे हो, इसको ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यही गलत है। तो ये थे 2018 के यूपी टेट के जो पेपर 1 हुआ था उसके CTP के 30 क्वेश्चन है। मैंने जल्दी से आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपी टेट में पूछता है, 2018 में भी पूछे गए हैं। तो आपने ये वाले देख लिए। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। मैंने पेपर 1, पेपर 2 जितने भी अब तक हैं जो रीडेबल हैं, जो भी मुझे मिल रहे हैं या पुराने मिले हुए पेपर हैं, सारे पेपर मैं करवा रहा हूँ 1 बाय 1। आप सारे देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। इससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये इसका आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप दोबारा से रिपीट करना, दोबारा से खुद से लगा के देखना, सारे क्वेश्चन करना। 1-2 बार आप अगर देख लेंगे आपको पूरे 30 क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस रिपीट भी होता है तो आप उसको कर जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो उसको क्या है कि आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाएंगे, और आगे जाके आपको अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर लेना। बाकी आपका अगर कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई थ्योरी क्लियर नहीं है वो कर सकते हैं। मैं मैराथन क्लास लेने का भी ट्राई करूँगा, 1-2 मैराथन क्लास ले लूँगा, बड़ी क्लास, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डाल दूँगा। बाकी आप सब अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, बहुत ध्यान रखिए। पेपर आज बहुत ही जल्दी आप लोगों का होने वाला है, तैयारी रखिए और जल्दी से जल्दी अपना अच्छे से अच्छा पेपर करने की तैयारी करो। डेफिनेशन याद कर लो। ध्यान रखिए अपना। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।